Hi guys, very warm welcome to all of you on our YouTube channel that is राहुल शिखा अकेडमी सीए राहुल गर्ग। और आज मेरे साथ एक खास विशेष बातचीत में हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जतिन सोमानी जी। जतिन सोमानी के बारे में सबसे पहले बच्चों को बता दें कि हाल ही में जो जनवरी 2021 के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए आईसीए के द्वारा, उसमें जतिन सोमानी ने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल किया है। जी हाँ, और अपना और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, ना ही सिर्फ अपनी जगह कोलकाता में बल्कि पूरे भारत भर में। और आइसिंग ऑन दी केक ये है कि जतिन सोमानी आरएसए के स्टूडेंट रहे हैं। ही हैज टेकन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट फ्रॉम द राहुल शिखा अकेडमी। और कुछ और बातें भी है, उसके बारे में आपको बातें बताऊंगा। पहले जो है हमारा बातचीत का दौर स्टार्ट करते हैं। अपने सभी व्यूअर्स को यही चाहूंगा कि पूरा सेशन अंत तक आराम से देखिए। आप सबसे मैंने क्वेश्चंस भी इनवाइट किए थे, तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के हम आंसर जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जतिन से आंसर ले सकें। और जो जतिन की एक खास स्ट्रेटजी है जिससे जतिन ने रैंक पाया, वो सब बच्चों के साथ जरूर शेयर किया जा सके। जतिन, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। जतिन, सबसे पहला आपके लिए सर सवाल। सबसे पहले प्रणाम सर। अरे अरे, थैंक यू सो मच जतिन बच्चे, थैंक यू। तो सबसे पहले जतिन से मेरा यही सवाल है कि बच्चे, आफ्टर ग्रैबिंग दिस रैंक, हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज बहुत ही वंडरफुल रैंक है, सिंगल डिजिट रैंक आप लेकर आए हैं, तो क्या फीलिंग है? पहले आप आराम से अपनी फीलिंग बताइए। तो जैसे पता चला कि रैंक 9 आई है तो मेरे दिमाग मतलब आउट हो चुका था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। एंड वन ऑफ माय रिलेटिव आस्क्ड कि तुम्हें आज ये कौन सी मिठाई भेजूं। मैंने कहा अंकल मेरे को पता ही नहीं मिठाई क्या होती है। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि हम अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब एक बच्चा अपनी फैमिली में सीए करता है, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी है, तो बच्चा अकेला सीए नहीं करता, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली उसके साथ स्ट्रगल करती है, पूरी फैमिली उसका साथ निभाती है। तो क्या आपके केस में भी ऐसा था? और रिजल्ट आने पर आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी और फैमिली मेंबर्स की? सर यस बिल्कुल ऐसा था। स्पेशली सर मेरी मम्मी एंड भैया का सपोर्ट कुछ ज्यादा ही था। मम्मी तो मतलब जैसे कि एक है एक सेइंग ऐसी है कि भाई ना स्टूडेंट के साथ उसकी मम्मी भी सीए बन जाते हैं, सो वो कंप्लीट आता है। एंड आई विल लाइक कि वो यहाँ पे 2 मिनट के लिए प्लीज आए इस डेफिनेटली, वी वुड लव टू प्लीज। नमस्कार आंटी जी, प्रणाम आपको बहुत बहुत। आपके बच्चे ने बहुत बड़ा बधाई हो करियर आपको। स्थापित किया है। प्लीज कुछ कहिए। आपको भी। अरे थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, बच्चों ने मेहनत की है तो गुरुजनों की भी इसमें हेल्प होती है। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अच्छा देगा तो बच्चों अपने आप लेंगे। नहीं नहीं, बच्चे बच्चों भी ऐसे होने चाहिए हमारे साथ, इंटेलिजेंट, जो कि टीचर जो बता रहा है उस चीज को सही ग्रहण कर सके और एग्जाम में फिर परचम लहरा सके जीत का। वो तो सही बात है, बच्चों भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। टेस्ट माइंड लो, खुल के बात करो और खुल के पूछो, कोई मन में डाउट मत रखो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताइए, इन्होंने कैसे तैयारी की थी, कितना पढ़ते थे, क्या पढ़ते ही रहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे? कैसे जतिन ने अपनी नहीं पढ़ाई की? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बोलती भी पढ़ाई भी करो, जी थोड़ा माइंड फ्रेश भी करो, एंजॉय भी करो, सब बिल्कुल। चीज जैसा दिमाग में आए ऐसा लो। ज्यादा टेंशन मत लो, पढ़ाई की टाइम पढ़ाई करो, सब काम आराम से करो। नहीं नहीं, बहुत हाँ ही अच्छी बात आपने कही है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे पढ़ पढ़ के इस हालात में पहुंच जाते हैं कि वो ना एंजॉय करते ना कुछ, और फिर एग्जाम वाले डे पे कहते हैं कि ब्लैकआउट हो गया, हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया था। तो नहीं आपकी नहीं, बात भी ऐसा बिल्कुल नहीं सही करना है। चाहिए। हाँ ऐसा नहीं करना। इनका बड़ा भैया है, वो भी सीए इंटर तक। वो उन्होंने सीए की थी, फिर मिड में उन्हें किसी रीजन से छोड़ना पड़ा था। नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि उन्हें एकेडमिकली भी काफी पता था कि सीए का, तो उनका वो ज्यादा रहा था। सपोर्ट ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप खुश हैं जी? बहुत ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा खुश है। नहीं नहीं, बच्चे ने आप सबका भी नाम जो है बहुत जो है अच्छा बस किया है। यही बात है भाई, मेहनत बच्चे करते हैं तो परिवार का नाम तो होता है, जिसमें माँ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नहीं बिल्कुल जी, एक बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का रोल वैसे ही बहुत बड़ा होता है। और मुझे याद आता है जब मैंने भी सीए किया था, 2004 से लेकर 2008 तक का समय था, तो हम भी अच्छा। जब पढ़ते थे तो हमारे मदर का भी पूरा सपोर्ट साथ में रहता था। तो मैं जानता हूँ कि सच में पेरेंट्स की वैसे तो इंपॉर्टेंस है ही है, लेकिन जो इस कोर्स को बच्चे करते हैं उनके लिए तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है पेरेंट्स की। बिकॉज खाने पीने का हाँ ध्यान रखना, बच्चे के साथ सोना, बच्चे के साथ उठना, बहुत सारे पेरेंट्स मतलब करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है जी। हाँ हाँ। चलिए, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार जी। जतिन के साथ दोस्तों इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो जतिन से हमने पूछ लिया था कि भाई जतिन की क्या फीलिंग रही। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पिछले कुछ अटेम्प्ट से वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो मैं जतिन से पूछना चाहूंगा कि जतिन, क्या तुम्हें रैंक डिक्लेयर होने से पहले ये पता था कि तुम्हारी रैंक आने वाली है?
एक्चुअली सर मतलब जब मैंने इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब तो एम था रैंक की, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते गए, एग्जाम कंप्लीट हो गए, तो ऐसा था कि शायद तक रैंक आ भी जाए, शायद तक नहीं भी आए। इवन मैं सच बताऊं, रिजल्ट से मैंने एक वीक पहले तो अपनी मम्मी को कह दिया था, मम्मी देखो सीए है, फेल हो सकता हूँ, अगर मैं बहुत फेल, मैं किस में एक ही ग्रुप देने वाला हूँ। तो इस वजह से ऐसा नहीं कह सकता कि 100% मेरे को पता था रैंक आने वाली है, बट ये जिस तरह के एग्जाम्स गए थे मेरे को लग रहा था कि 600 के आसपास मार्क्स आके रैंक सिक्योर हो सकता है, बट स्टिल सी है तो आप कुछ कह नहीं सकते। बट बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आई करेक्टली एग्री विद जतिन कि हम एग्जाम देते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारा एग्जाम अच्छा हो गया, लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि रैंक आने वाला है, और ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगा, बिकॉज मेरे ख्याल से अगर रैंक सोचा भी था तो ऐसा नहीं होगा कि रैंक टॉप 5 में आ जाएगा, टॉप 10 में आ जाएगा। अपनी तरफ से हम करते हैं एग्जाम्स अच्छा हो, लेकिन हाँ जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तब बच्चा एक एम रखता है कि हाँ मैं इस एग्जाम में रैंक लेना चाहता हूँ, बहुत अच्छा होगा अगर मेरा रैंक आ जाए। राइट जतिन? यस यस सर, इवन ऐसा था रैंक आया भी तो लास्ट का 15 आएगा, उससे और जतिन तो साथ में ये भी कह रहा है कि रिजल्ट से एक दिन पहले इसने अपनी मम्मी को ये भी बोल दिया था कि अगर 1 वीक पहले सर, 1 वीक पहले अगर पास ना हो तो मैं एक ही ग्रुप देने वाला हूं। तो दोस्तों आप इससे ये चीज समझ सकते हैं कि कोई भी चीज पूरी श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते। हमारा काम सिर्फ इतना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी पढ़ाई करिए और जो फल है उसको छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, सिर्फ अपना कर्म करते चलिए, पढ़ाई कीजिए, जस्ट गो इन द एग्जाम हॉल एंड गिव योर बेस्ट शॉट, दैट इज द थिंग व्हिच इज इन योर हैंड्स। तो मेरे पास बहुत सारे सवालों की लिस्ट है, हम एक एक करके उन सवालों को जो है आपसे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्योंकि मैं एक बार जतिन की जो है सब बच्चों के सामने मार्कशीट फटाफट से पढ़ना चाहूंगा कि जतिन के मार्क्स कैसे कैसे हैं। जतिन के अकाउंट्स में ग्रुप 1 के पहले बता रहा हूं, अकाउंट्स में 79 मार्क्स हैं, लॉ में है 72, कॉस्ट में है 89, टैक्सेशन में है 76, एंड इफ वी कम टू ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट 79, ऑडिटिंग 65, ईआईएस 58 एंड एफएमई को 87। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि जतिन ने आरएसए से कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ा था और इस मार्कशीट में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स कॉस्टिंग में ही दिख रहे हैं, तो भाई मेरे लिए तो और भी ज्यादा खुशी की बात हो जाती है कि हमारा स्टूडेंट रैंक लेकर आया ऑल इंडिया रैंक 9 और उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कॉस्टिंग में लेकर आया स्टूडेंट। तो मैं सभी बच्चों को हेल्प होगा, पूछना चाहूंगा कि आपका आरएसए में कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था और आरएसए ने किस तरह से आपकी मदद की कि आप इस फेट तक पहुंच सके। सर जब मैंने सीबीटी पास किया था तब मेरे को सच्ची बताऊं आपका नाम भी नहीं मालूम था। करेक्ट। ओके, एंड आफ्टर कॉस्टिंग की क्लासेस लेनी थी तो मैंने टीचर्स का पता करना शुरू किया, तो मेरे को फेसबुक पे किसी ने सजेस्ट किया कि राहुल सर है, अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे ले सकते हो। तो मैंने डेमो देखा, अब डेमो अच्छा लगा था मेरे को, बट एक चीज था कि अगर डेमो जिससे क्वालिटी नहीं, देन आफ्टर मेरे को मेरे भैया ने एक बात कही, मतलब इट वाज लाइक कि एक कोट है ऐसी कि भाई ना जो पक्षी होता है वो पेड़ पे चिड़िया पे बैठा है, ओके, सो उसे वो ना कॉन्फिडेंट है इस वजह से नहीं कि उसे पता है कि ये डाली टूटने वाली नहीं है, ब्रांच टूटने वाली नहीं है, उसे अपने पंखों पे विश्वास है। सो मैंने विंग्स पे ट्रस्ट किया, मैंने सोचा कि ये टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया तो मेरे को खुद से करना आता है, तो मैंने ये सोच के आपकी क्लासेस ली थी। बट सर मतलब जो हुआ वो एकदम अपोजिट था, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाया कि मैंने जैसे कल आपको कॉल पे कहा सर अगर आप एससीएमपी नहीं पढ़ा रहे हो तो मैं सेल्फ ही करूंगा, क्योंकि मेरे को क्वालिटी कहीं हो, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है कोर्स में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स बच्चे। अच्छा एक चीज बताइएगा हमें, जैसे मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूँ, जैसा आपने पढ़ा है, मैं क्लास में जो काम कराता हूँ उसके बाद होमवर्क करने के लिए देता हूँ। तो बड़े सारे बच्चे परेशान थे हमारे अपने खुद के आरएसए के, वो कहते सर जतिन सोमानी से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या वो होमवर्क डेली करता था और क्या होमवर्क करने से कोई हेल्प मिलती है। यस सर, मैं होमवर्क डेली करता था, एंड इवन हमारे तो पेन ड्राइव लेक्चर्स है, तो उसमें तो एक एडवाइस है, जब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता आप नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट ही नहीं करो ना। बिल्कुल, मतलब होमवर्क करना आपके हिसाब से बहुत सही है और सब बच्चों को करना चाहिए। यस सर, राइट। और जैसा हमारी क्लास में हम होमवर्क का कोई सॉल्यूशन बुक नहीं देते, तो क्या वो चीज सही है या गलत है? सर मैं कहूँगा सर वो चीज बहुत सही है। एक्चुअली क्या होता है ना, नहीं तो अगर काफी के बाद जब प्रिंटेड सॉल्यूशंस है तो दे आर लाइक ठीक है आप क्या आप एग्जाम पास में आ रहे हैं जाने देते हैं, लेकिन फिर यही एक रीजन है कि मैं अपनी क्लास में कभी भी प्रिंटेड सॉल्यूशन नहीं देता कि बच्चा पहले होमवर्क करे और उसके बाद आकर लेक्चर स्टार्ट करे, अदरवाइज लेक्चर का कोई फायदा नहीं होगा उसे। यस सर, यस सर, आप नहीं तो जो किया है आपने। ठीक है। अच्छा जतिन ये बताइएगा कि बच्चों का ये भी सवाल था कि डेली जब आप क्लास देखते हैं, खासकर ऑनलाइन क्लास जब आप लेते हैं पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के माध्यम से, तब क्लास में जैसे आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपने एक बार तो क्लास का काम कर लिया, उसके बाद होमवर्क भी मिलता है, तो उस चीज को मैनेज कैसे करते थे? मतलब डेली होमवर्क हो जाता था या एक्स्ट्रा पुश देके करना ही पड़ता था?
एक्चुअली सर मतलब ऐसा था, व्हेन आई वाज टेकिंग कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट के साथ में एक ही क्लास वो चल रही थी। ओके, ओके तो 2 क्लासेस थी एंड वो क्लास में दिन में एक बार होती थी। एंड आपकी क्लास में को बचे हुए जितने टाइम में 2 बार 3 बार मैं जितनी क्लासेस कर सकूं कर लेता था। वेरी तो नाइस। मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता था, क्लास देखी 10 बार होमवर्क कर लिया। इवन मतलब है ना, मेरे को एक ने सजेस्ट की थी ये स्ट्रैटेजी कि मतलब आप क्लास भी देख लो ना, एक बार कॉन्सेप्ट हो गया, उस कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन कर लो। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन के वक्त क्लास को पोज कर दो एंड डू इट लाइक अ होमवर्क एंड देन आफ्टर रेज्यूम द क्लास। तो उससे क्या होता है ना सर, आपको ब्लैंक पेज पे लिखने की और ज्यादा हैबिट हो जाती है। टीचर बोर्ड उसको उतारना बहुत ईजी है, लेकिन आप जब गलती करते हो फिर आपको ज्यादा याद है, मेमोरी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, यही हमारा मोटिव है, इसलिए हम होमवर्क देते हैं कि बच्चा एक बार घर पे खुद से करके देख ले। अच्छा, यस, मैंने इवन आपके क्लास में होमवर्क की तरह किया है। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं पोज कर देता था, कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के कोई सेकंड थर्ड क्वेश्चन है तो वैसे। वेरी नाइस। अच्छा जतिन, काफी सारे बच्चों का ये भी सवाल है कि जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मतलब फिजिकल क्लासेस में बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सिंसियरिटी फिर भी बनी रहती है, क्योंकि हमें पता है पर्टिकुलर डे पे इस टीचर की इस जगह पर जाकर हमें पढ़ना है, और टीचर पढ़ा रहे तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपका ध्यान तो जाएगा कि हाँ हमें पढ़ना ही है। लेकिन कई सारे डिसएडवांटेज भी उस केस में होते हैं, बच्चे को अपने घर से निकलकर जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। तो बच्चों का ये सवाल था कि हम ऑनलाइन क्लास अगर लेते हैं तो उसमें सिंसियरिटी कैसे बनाएं। ओके सर ये क्वेश्चन काफी अच्छा है एंड मैं इसके पहले कहना चाहूंगा, मान लो फेस टू फेस क्लासेस ले ली मैंने। ओके, मैंने फेस टू फेस क्लासेस ले ली, कंप्लीट हो गई। नाउ मेरे को कुछ मंथ्स मिलेंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो वहां पे तो मेरे को खुद से ही पढ़ना होगा, वहां पे तो मेरे को कोई टीचर नहीं आके पुश करने वाले कि आप पढ़ो पढ़ो। सो व्हेन वी टेक पेन ड्राइव क्लासेस, तो ऐसा होता है कि पहले से ही वो खुद से पढ़ने की आदत पड़ जाती है, कोई आके आपको पुश करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप पहले करो चाहे बाद में करो, ये आपको सेल्फ पढ़ने की आदत तो डालनी ही होगी। एंड सेकंड चीज सर, इस चीज को करने के लिए आप टाइम टेबल बनाओ। ओके, मतलब शेड्यूल बनाओ, वो शेड्यूल सक्सेसफुल नहीं होंगे 100%, कोई भी शेड्यूल सक्सेसफुल नहीं होगा। एक फेल हो दूसरा बनाओ, दूसरा फेल हो तीसरा बनाओ, बट उसको कंप्लीट करने की ट्राई करते रहो बार बार। तो इस चीज से काफी पुश मिलता है। एंड मतलब एक कोट है सर, हार्ड वर्क नेवर ब्रिंग्स फैटिग, इट ऑलवेज ब्रिंग्स सेटिस्फेक्शन। तो अगर मैंने दिन में 3-4 लेक्चर्स कर लिए, जैसे थकान नहीं आएगी सर, रात को अच्छी नींद आएगी कि सेटिस्फेक्शन के साथ कि आज अच्छा खासा कोर्स कंप्लीट किया है। बहुत तो बढ़िया। वो ज्यादा आप बॉडी में इंकॉर्पोरेट करोगे, आपको उतने ज्यादा लेक्चर्स लेने का मन करेगा। करेक्ट करेक्ट। तो मैं अपने सभी दोस्तों से चाहूंगा भाई इस बात को नोट करें, सभी स्टूडेंट्स निकम्मे जिन बच्चों का पेपर आने वाला 1.5 महीने बाद, या जो नवंबर अटेम्प्ट वाले भी देख रहे हो, कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते तो आप कहते हैं अरे पढ़ा नहीं जा रहा, कैसे शेड्यूल बनाए, कैसे सिंसियर हो, तो आपको बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी सिंसियर, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अरे यार जवानी के इस दौर में सीए जैसे कोर्स में हो तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो 100% मुश्किल है ही है, लेकिन अपने आप पर काबू रखकर अपनी इमोशंस को नियंत्रित करके कंट्रोल करके आपको पढ़ना है, बिकॉज आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जैसे जितने बिल्कुल क्लियर बोला कि नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं यार, शेड्यूल बनाओ ना। शेड्यूल सक्सेसफुल नहीं होगा तो दूसरा शेड्यूल बनाओ। बहुत ज्यादा अपने ऊपर ऐसा प्रेशर मत डालो कि दिन में 15 घंटे का शेड्यूल बना लिया, ओवर एंथुसियास्टिक हो गए कि नहीं मैं तो 15 घंटे पढ़ूंगा। छोटा शेड्यूल बना लो, जो शेड्यूल बनाओ उसको फॉलो करते चलो। और ऑनलाइन क्लास भी हो, पढ़ना पड़ेगा। और फेस टू फेस के लिए बड़ी सी बात की कि आज फेस टू फेस जाओगे, एग्जाम वाले डे तक थोड़ी जाओगे, लास्ट के 2 महीने 3 महीने जो घर पर बैठकर पढ़ाई करनी है वो तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो जब पता है बाद में भी पढ़ना है तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। ओके। अच्छा, अगला प्रश्न जो बच्चों ने भेजा है वो ये भेजा है कि सेल्फ स्टडी के लिए कितने डेज रिक्वायर्ड होते हैं, कितने मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्लासेस। एक्चुअली सर इसमें मैं कहूँ तो मैं फॉर्चुनेट भी था, अनफॉर्चुनेट भी था। ओके, एक्चुअली काफी जन में से क्वेश्चन पूछता है तो मैं यहाँ पे आंसर करना भी चाहूंगा। मेरे को जैसे आता है कि है ना, आपके इंस्टा बायो में लिखा हुआ है कि आपने दिसंबर 2018 में सीपीटी क्लियर की, सो हाउ Jan 21 वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वैसे मैं नवंबर 2019 होना चाहिए था, बट उसके लिए मैं इंटरमीडिएट पे ऑन टाइम रजिस्टर नहीं कर पाया था। सो आई वाज इनएलिजिबल फॉर नवंबर 2019। और May 2020 जो अटेम्प्ट था उसमें पोस्टपोन एंड देन आफ्टर वो कैंसिल हो गया। एंड नवंबर 20 में मैंने हेल्थ इश्यूज की वजह से ऑप्ट आउट कर दिया। तो मेरे को लगभग 2 साल का पीरियड मिल गया, बट ये 2 साल अब देखो तो फॉर्चुनेट रहा मैं, बट एट द सेम टाइम मैं अनफॉर्चुनेट भी रहा, क्योंकि ये 2 साल मेरे को एज अ चंक नहीं मिला कि हाँ 2 साल है। जैसे मई में बात तो सबसे ज्यादा हेक्टिक था कि हर 30 दिन बाद लगता था कि अब 30 दिन में एग्जाम है, जो इतने पोस्टपोनेंट हुए थे। सो मेरा जो था कि मेरे को इतना सेल्फ स्टडी के समय मिल गया, वो तो मैं एक एक्सेप्शन केस मानूंगा। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इसकी कितना टाइम चाहिए, तो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 महीने तो मिनिमम चाहिए होता है। और इससे ज्यादा जितने पास हो आपके पास वो बोनस है, लेकिन 2.5 महीने से कम में तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि जॉब भी देना चाहिए। मतलब अगर स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहा है तो जतिन के हिसाब से कम 2.5 महीने तो आपको सेल्फ स्टडी के चाहिए मिनिमम, ज्यादा मिल जाए तो बोनस है भाई।
और अपनी क्लासेस को कुछ इस तरह से प्लान करें कि हमारी क्लासेस 2.5 महीने पहले सारी खत्म हो जाए और लास्ट के 2.5 महीने हम सिर्फ एकांत में बैठकर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जहां पे हमें कोई क्लास नहीं देखनी है। यस सर। आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। एक और सवाल मेरे पास है बच्चों का कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ा नहीं जाता, सबसे मुश्किल तो यही टास्क है। अभी कोई फ्रेंड आकर बोलते चल भाई आज अब मूवी देखने चलते हैं, इमीडिएटली तैयार हो जाएंगे, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो मोटिवेशन कहां से आती थी यार पढ़ने के लिए, बच्चे जानना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए जतिन। सर मेरे को मम्मी की शायद कहिए ये तो तेरे साथ बचपन से ही नहीं हुआ कभी। एक्चुअली सर मैं मतलब मेरे को फ्रॉम स्कूल डेज जब तक मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं है मेरे को नींद भी नहीं आती थी। तो किसी और चीज में भी मन, जबकि मेरे को सोना बहुत पसंद है तो मेरे को नींद भी नहीं आती, तो वो चीज में मन लगता नहीं था। हालांकि फिर भी मन करता था, पैरेलल लेक्चर्स में सर डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है तो मन करता था। बट एक चीज है कि मतलब लाइफ में ना पढ़ाई को ही सब कुछ माना है, पता है जिंदगी में कुछ हुआ तो इस कोर्स से ही होना है, नहीं तो कुछ नहीं होना है। एक जो पता है इस चीज का रियलाइजेशन है। एंड सर मतलब कोई जैसे क्वेश्चन होता है सीए कहाँ से कर रहे हो, तो आंसर है दिल से करना है सीए। तो इस चीज को दिल से एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस चीज में लगेगा, एंड अगर आप सीए को दिल से नहीं कर रहे हो तो फिर आपको दूसरी चीज डिस्ट्रैक्ट काफी ज्यादा करेगी। वेरी राइट आंसर, आई सर्टेनली एग्री विद यू कि डिसिप्लिन रहना बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम इस कोर्स को कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही कोई कॉलेज नहीं है, ऊपर से क्लासेस भी आज के डेट में तो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के माध्यम से मिलने लगी, तो सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी कोई मोटिवेटिंग फोर्स जतिन आपकी लाइफ में हो? सर मतलब मैं इस चीज में सेल्फ मोटिवेटेड ही ज्यादा रहता हूँ। मेरे को फिर जब पढ़ाई नहीं होती है ना, मैं मतलब मम्मी के पास जा जाता हूँ मोस्टली, तो कि मम्मी देखो पढ़ाई नहीं हो रही है क्या करूँ, तो एक दिन का ब्रेक लेके फिर वापस से स्टार्ट कर दिया, या फिर मैं फ्रेंड से बात करने लग जाता हूँ कि देख क्या हुआ। सो इस टाइप से मैं मतलब जो मेरे नोन्स है उनसे थोड़ा सा बात करके जो, एंड उसके बाद में वापस से लग जाता हूँ। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। इसमें से 2-3 बातें मैं अपने व्यूअर्स को और क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो लोग क्या कहते हैं, हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ। काफी बच्चों ने सवाल भेजा है मुझे मैं इंस्टाग्राम पे कि सर जतिन सोमानी से जरूर पूछना, हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ, किसको एज अ मोटिवेशन देखते हो? कोई कहता है मैं इसको देखता हूँ उसको देखता हूँ। सबसे बड़ी मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन है। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और आपको किस चीज आप कैसे खुद को पोर्ट्रे करते हैं आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, वो एक सबसे बड़ी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि हाँ आपको आज हार्डवर्क करना है सिंसियरिटी के साथ, सो दैट आप अपने लिए वो मुकाम हासिल कर सको, दैट आप अपने जीवन में एक सफल एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह जियो। और दूसरी चीज जो जतिन ने यहां पर बोली कि अगर कभी लगता था डाउन है नहीं पढ़ा जा रहा, तो भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दिन का ब्रेक ले भी लिया, कुछ घंटों के लिए एंजॉयमेंट कर भी लिया, किसी फ्रेंड से बात कर लिया, कहीं घूमने फिरने भी निकल गए, थोड़ा सा गैप दे दिया अगर, और उसके बाद रीजुवनेट होकर स्टडीज में लगे ज्यादा एनर्जेटिक वे से, तो ऐसा ब्रेक नहीं कहलाता। ये बढ़िया चीज है, इसको कर लेना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं सोचना कि डेली मुझे पढ़ना ही है पढ़नी है। इंसान है यार, हम भी थकते हैं, तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज अगर आपको लगता है कि हाँ आज नहीं पढ़ा जा रहा, तो हम ऐसी स्ट्रेटजी का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात तो ये सब हमारे पास तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक दिन पढ़ने के बाद ही कहते हैं सर एक दिन का ब्रेक ले ले सर पढ़ा नहीं जा रहा। तो यार ऐसा नहीं करना, कम से कम 2 हफ्ते रेगुलर पढ़ना है और उसके बाद ब्रेक लिया जा सकता है, राइट? सर आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग। एक्चुअली में 89% थे, तो मेरे को एक डर हमेशा आता था कि अगर कहीं इंटर में फेल हो गया तो मेरे को कहेंगे कि सीपीटी में तुक्के से आ गए थे, तो मेरे को सबको ये कहेंगे। तो ये मतलब एक मोटिवेशन था कि यार वहां पे सब तक भूल जाएंगे कि 89% थे। पर अभी भी मेरे को लगता है कि अगर फाइनल में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सब यहाँ पे अभी जितनों ने तारीफ नहीं किया उससे फाइनल में कह देंगे। ये मेरे फाइनल में मोटिवेशन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वाला दर्द सिर्फ एक रैंक होल्डर बच्चा ही समझ सकता है। 2005 में जब मेरा ही फर्स्ट टाइम रैंक आया था, तो मेरे एक दो रिश्तेदार ने बोल दिया अरे तुक्के से आ गया। मैंने कहा तुक्के से नहीं आया, अभी तुम्हें लाके दिखाता हूँ रैंक। तो उसके बाद रैंक पे रैंक लेकर आए। तो वो भी एक मोटिवेशन का काम करती है चीज, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा ये चीज बताइए जतिन, एक मिनट लेट मी चेक हम कौन सा क्वेश्चन पहले ले सकते हैं। जी हाँ, सो कितनी रिविजन्स आपने हर सब्जेक्ट की थी ट्यूशन के अलावा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पेन ड्राइव क्लासेस थी, तो ऐसा होता था मैं तो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ऑनलाइन थी। यस सर, मैंने सारी क्लास वाला कुछ नहीं था, फेस टू फेस कुछ नहीं था। 3 क्लासेस सेंटर पे थी, 5 क्लासेस घर पे थी। ओके। तो सर सारी क्लासेस ऑनलाइन थी, तो इट वाज लाइक कि मैं साथ साथ ही रिविजन कर रहा हूँ। ओके, एंड आप कह सकते हो मैंने ज्यादा रिविजन्स नहीं किया है। क्लासेस के बाद में 2 से 3 रिविजन्स किया है। किसी चैप्टर की 3 हो गई है, किसी चैप्टर की 2 ही हुई थी। ओके, इससे नहीं की थी। मैं फोकस क्वालिटी पे रहता था। और इवन मतलब मैंने एक ना मतलब एक पोस्ट देखी थी, वहां पे किसी सीए ने शेयर किया था कि है ना मतलब
क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कितनी रिवीजन सफिशिएंट है, तो कोई पर्सन जो है 2 डिवीजन में भी पास कर सकता है, कोई 7 डिवीजन में भी ना कर पाए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। फॉर मी इट वाज 2 to 3। वेरी नाइस। एक और अच्छी बात मुझे जतिन जानने को मिली, जो तुमने बोला कि मैंने किसी चैप्टर की 4 रिवीजन की, किसी की 2 की। तो कई बार बच्चे ये सवाल हमसे पूछते हैं, सर एक सब्जेक्ट की कितनी रिवीजन करनी चाहिए? तो बेटर है कि हम सब्जेक्ट की रिवीजन से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर उसकी डीप डाइव करते हुए उसके पोर्शंस देखें, और जो ज्यादा टफ पोर्शन है, डिफिकल्ट पोर्शन है, उसको ज्यादा रिवीजन दें। हो सकता है कोई आसान पोर्शन है तो उसका 1 या 2 रिवीजन में काम हो जाए, और जो ज्यादा मुश्किल पोर्शन है हो सकता है उसको 3 या 4 रिवीजन भी चाहिए हो। यस सर। सर इवन मतलब टेक्स्ट में एक चैप्टर है कैपिटल गेन, काफी टफ और लेंथी लगता है, वो मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि मैंने उसके बाद रिवीजन कर दी थी एंड मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को वो बढ़ा दिया था। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, ये वाली चीज भी स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे कि जैसे आप कोई क्लास ऑनलाइन अगर देखते हैं तो क्या उसको साथ साथ, जैसे मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूँ, मेरे सब्जेक्ट की, मैं उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा। जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर कॉस्ट शीट खत्म कर लिया, क्लास पजल के जो क्वेश्चन है आपने साथ साथ अपने रजिस्टर में सॉल्व कर लिया, और जो होम पजल वाले हैं वो अपना अलग से रजिस्टर बनाया और क्लास में चेक हो गए। उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट हो गया, तो क्या आपने पहले मटेरियल कॉस्टिंग और उसका लेबर ये सारे चैप्टर खत्म किए, या कॉस्ट शीट को साथ साथ रिवाइज किया जो चैप्टर पहले खत्म हो जाता था? एक्चुअली सर मैंने कॉस्ट शीट में तो रिवीजन किया था, फिर समझ आ गया कि इतना टाइम डिवोट नहीं हो सकता है, नहीं तो होता। उसके किया। एक्चुअली मटेरियल में आपकी बुक में आई गेस 90 या 95 क्वेश्चंस है, तो फिर नहीं किया। एक्चुअली मेरे कांटेक्ट में मतलब एक आईपीसीसी की मई 2018 की ऑल इंडिया रैंक 1 दीपा जैन दीदी थी। मैंने उनसे पूछा कि दीदी क्या करूं मैं, मतलब इतने क्वेश्चंस है कैसे रिवीजन करूं, तो उन्होंने कहा कि मार्क करके छोड़ दे, होमवर्क साथ में कर रहा है तो हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो ये बिल्कुल सही अप्रोच है। मैं भी बच्चों को ये कहता हूँ, ये क्या ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब जब हम मान लो पहला चैप्टर किया, समझ आ गया, याद हो गया, जब दूसरे पर गए, तीसरे पर गए, तो ऑब्वियसली पुराना थोड़ा सा भूलते जाएंगे, चीजें धुंधली होती जाएंगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें याद नहीं है, हमें समझ नहीं आया। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे वो चीजें ऑटोमेटिकली याद आएंगी, बिकॉज रजिस्टर में आपने वो सारी बातें लिखी हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट चले उस समय सिर्फ आगे बढ़ते रहो, रिवीजन के लिए समय मिलेगा आपको अंत में। राइट। यस सर, उसी के लिए तो 2.5 महीने का कहा था अभी। बिल्कुल, वो 2.5 महीने उसी लिए भाई, रिवीजन के लिए ही है। सही बात। यस सर, लेकिन जब मेरे को रैंक 1 ने ये बात कह दी थी ना, तो मेरे को उस टाइम कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये करना सही तो रहेगा। आज रैंक 9 भी बोल रहा है सारे बच्चों को, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई कि हमने साथ साथ नहीं करना, सेल्फ स्टडी के लिए बाद में समय रखना है। पहले मेन काम है सिलेबस पूरा करना, क्योंकि सिलेबस पूरा करने के साथ मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी मेरे बोथ ग्रुप की तैयारी एक बार हो गई है, तो अब सिर्फ रिवीजन बाकी है, एंड आई एम फुली प्रिपेयर्ड एंड चैनलाइज्ड टू अपीयर इन बोथ द ग्रुप्स। यस ओके। सर। अच्छा, बच्चों का एक बड़ा दर्द होता है, जो मेरे वाले खासकर स्टूडेंट है, सर इतने सारे क्वेश्चन करा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है? ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से कुछ हेल्प मिलती है? क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस लेके आता है, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। मतलब मेरे को कोई पूछा है कि मतलब ना कितने अटेम्प्ट्स के सॉल्व करने चाहिए, मैं एक ही रिप्लाई करता हूँ जितने अटेम्प्ट्स में कॉन्फिडेंस आ जाए। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत इजी सा चैप्टर है, जैसे मतलब जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग हुआ, 2-3 अटेम्प्ट के भी कर लूं तो ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन बैंक में तो कवरेज थी, लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन बैंक उसके पास नहीं है तो इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो जतिन से जब से सेशन स्टार्ट हुआ, हमने 2 दिन बारी ये चीज को जान लिया कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस सिर्फ करने से आएगा, देखकर नहीं आएगा, और देखकर ऐसे टिक मार्क लगाने से नहीं आएगा। तो सभी बच्चे इस चीज को जरूर नोट करें। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि आप मॉड्यूल जरूर कीजिए, बच्चे मॉड्यूल उठाते हैं, वहां पे टिक मार्क करते हैं, फिर जब रिजल्ट आते हैं कहते हैं सर मॉड्यूल पूरा किया था, रिजल्ट पास नहीं आया। आपने मॉड्यूल किया नहीं था, आपने मॉड्यूल में टिक मार्किंग की थी, आपने मॉड्यूल को चेक किया था वो कि हाँ इंस्टीट्यूट ने ठीक वो किया है, ऑडिट हुई सर, वो ऑडिट हुई ऑडिट हो गई एक्चुअली। तो वो नहीं करना आपको, अपना रजिस्टर उठाने, कैलकुलेटर पेन प्रॉपर लिखकर करना है, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। अच्छा, एक चीज सर। मुझे इवन मैं थियरी के लिए भी यही सजेस्ट करूंगा। इवन में आईएसएसएम में सबसे कम मार्क्स है 58 है, एक में एग्जामिशन मिस हुई है क्योंकि उसमें मैंने रिटर्न प्रैक्टिस की नहीं थी। ओ, तो वो मेरे को इस चीज का ही मेरे को नुकसान हुआ है कि रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैं अभी मैं थियरी में भी। बिल्कुल, अभी मैं थियरी वाले उस पर ही आ रहा हूँ। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे को याद आ रहा है। जितिन ने मेरे को जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन एक क्लिप भेजी थी 30 सेकंड की। बात है मेरे ख्याल से अक्टूबर 2020 की बात है, मतलब जस्ट नवंबर अटेम्प्ट से एक महीना पहले की। तो एडवांस अकाउंट का नवंबर स्टार्टिंग। नवंबर स्टार्टिंग, नवंबर स्टार्टिंग। नवंबर यस स्टार्टिंग सर। की बात है, क्या बात है, नवंबर 2020, मतलब 4-5 महीने पुरानी बात है। तो मैं एडवांस अकाउंट का आरटीपी नवंबर 2020 का लाइव सेशन चल रहा था यूट्यूब पर। तो जतिन सोमानी ने एक डाउट मुझसे पूछा था, और मुझे पता था इस बच्चे के सीपीटी मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। तो मैंने उस वक्त इसे बोला था कि यार तुम तो रैंक होल्डर बच्चे हो, कि तुम्हें तो इस चीज को अच्छे से पढ़ना है। और जतिन ने जो मेरे को बताया, जतिन आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। सर एक्चुअली क्या था ना, नवंबर 2020 मेरे ये सीएनटी की जर्नी का सबसे मतलब ना डाउन वाला मंथ था, क्योंकि मैं कंप्लीटली डाउन था। मैं मोटिवेशन एकदम लो हो चुका था।
ओके। बट फिर मैं आपकी वीडियो देखी, मैंने उसके क्लिप ना अपने फोन में सेव कर दी थी जैसे पार्ट की। तो मेरे को मतलब मैं इतना डाउन हो चुका था कि मेरे को लग रहा था कि शायद तक तो एक ही ग्रुप भी निकाल पाऊंगा, एक भी नहीं, या इस टाइप की सिचुएशन थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार सर के 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सर मेरे को एक को रिकॉग्नाइज किया, और एक को रिकॉग्नाइज करके भी ये कहा कि रैंक एक्सपेक्ट करते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे में कोई कैपेबिलिटी देखी होगी, तभी वो ये चीज कह रहे हैं अपने 1000 स्टूडेंट में से मैं एक को। तो वहां से वापस मेरे को मतलब रीस्टार्ट करने में काफी हेल्प मिली, क्योंकि नवंबर 2020 में पूरी जर्नी का सबसे डाउन मंथ था। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के कि कहीं ना कहीं हमने अनजाने में ही मतलब एक चैनल जो मोटिवेशन पैदा करती, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग उस दिन के बाद मैं इस बात को भूल गया कि मैंने जतिन को कभी ऐसा बोला था अपने यूट्यूब लाइव सेशन में कि जतिन तुमसे तो रैंक एक्सपेक्ट किया जाता है, और जतिन ये कह रहा है कि नवंबर 2020 उसका सबसे डाउन मंथ था, तो उस लाइन ने उसको एनर्जी दी। चलिए बहुत अच्छी बात हुई, शायद वो सेशन इसीलिए लिया गया था कि एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 9 आ जाए। बहुत बढ़िया। यस सर। अच्छा, अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो बच्चे मुझे कहते हैं, अभी ऑफ लेट तो जब से मैंने अकाउंट्स भी स्टार्ट कर दिया अभी तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो चारों के चार सब्जेक्ट प्रैक्टिकल मुझसे ले लेते हैं फाउंडेशन पास करते ही। तो फिर उन बच्चों का मुझे 1-1.5 महीने बाद मैसेज आता है कि सर आपके 4 सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी जो है सर, थ्योरी बड़ा परेशान कर रही है, इस थ्योरी को कैसे किया जाए। तो सभी बच्चे जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट सभी का या 99% का ये दुख दर्द है ही है कि थ्योरी नहीं होती। तो थ्योरी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का और थ्योरी को पढ़ने का, याद करने का क्या तरीका है जतिन बेटा? सर सबसे पहले तो मतलब सीए में एक ट्रेंड है कि क्लासेस लिए जाते हैं, उसमें कोई खराब बात नहीं कि क्लासेस लेनी चाहिए, ओके। बट आप क्लासेस के साथ में ऐसे स्टडी मैट को भी उतनी ही इज्जत दो। मतलब आपके टीचर ने करवा दिया, एक बार ऐसे मैट से तो आप गो थ्रू हो जाओ कि भाई टीचर ने सब कुछ करवाया, कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन छुड़वा दिया तो आप वो खुद से कर लेने का। तो ये फर्स्ट थिंग है, मतलब ऐसे स्टडी मैट अगर आपने नहीं किया तो आप भी लॉस पे हो। दूसरी चीज सर, थियोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सर आप मतलब ना चार्ट्स बनाओ, मतलब उसके एक सेल्फ नोट्स बनाओ। थियोरी में सेल्फ नोट्स काफी काम आते हैं, एआईएसएस में तो मैंने नहीं बनाए थे, ऑडिट में काफी हद तक बनाए थे। टैक्स में तो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, पहले मैं पेन एंड पेपर पे बना रहा था, फिर मैंने वन नोट पे बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने देखा सारे टीचर उसको यूज करते हैं, इतने अच्छे से होता है। तो मैंने पे टैक्स पे नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मतलब एंड इसका मतलब ये नहीं आपको सेपरेट नोटबुक बनानी है, अगर आपके पास एक फिजिकल बुक है उसमें भी आपके पास जो मार्जिन में जगह होती है, जैसे ऑडिट सब्जेक्ट है तो उसके मार्जिन में जो जगह होती है, मैं वहां पे ना उस पैराग्राफ का मीनिंग लिख लेता था कि अच्छा ये इतना 5 लाइन का पैराग्राफ है, इसका 10 वर्ड्स में क्या एसेंस निकलता है, वो लिख लेता था। एंड या फिर अगर ज्यादा स्पेस चाहिए किसी कोई चीज को के लिए, तो वहां पे मैं वो बना स्टिकी नोट्स लगा लेता था। तो मेनली चीज है कि आप अट्रैक्टिव बनाओ स्टडी को, लाइक आप नोट्स बना सकते हो, हाइलाइटर का काफी यूज करो, ओके, मतलब बुक के साथ होली खेलने वाला सीन। तो उसके अलावा सर मतलब है ना, न्यूमेरिकल में फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख के नहीं देखता है। तो अभी जैसे मैं रिजल्ट के बाद मेरे को काफी कॉल्स एंड मैसेजेस आए कि भैया कुछ सजेस्ट कर दो। तो मैंने एक सजेशन दिया कि जैसे ऑडिट एक सब्जेक्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो ऑडिट में आप हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट लिख के देखो, तो पूरा स्कैनर ओरली सॉल्व करो। और ये कोई 2 का मैं इस वजह से बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। आपने एक चैप्टर में 2 किया, दूसरे में 2 किया, तीसरे में 2 किया, अब आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप एक पे मूव हो सकते हो, 2 से 1 कर सकते हो, इवन आगे 1 से 0 भी कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस नहीं आया तो 2 से फिर 3 करो, 3 से 4 करो इस टाइप में, लेकिन 2 से मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। 13 चैप्टर है ऑडिट में, 26 क्वेश्चंस आर इनफ। और टैक्स में मैं ये कहूंगा कि सर मतलब मैंने मॉड्यूल को ना, मतलब टैक्सेशन के मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन को मैंने मेरे ख्याल से मैंने 4 से 5 बार तो पक्का देखा हुआ है। एक्चुअली मैंने ज्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट जो था वो टैक्स की तरफ ग्रुप 1 में थोड़ा सा ज्यादा था, तो मतलब एज ए सब्जेक्ट मेरे को पसंद आई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया। एंड पेपर भी उसका खराब हो गया था, रोया भी था। तो टैक्सेशन की तो प्रैक्टिस आप करते जाओ, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। तो मैंने ऐसे स्टडी मैट के अलावा ना मतलब टैक्स में खास कुछ सॉल्व नहीं किया। एंड बस कुछ चैप्टर्स होता है पीजीबीपी कैपिटल गेन, वो काफी लेंथी चैप्टर्स है। तो क्या कहता है ना कि अच्छा ऐसे स्टडी मैट में कोई क्वेश्चंस की कमी है, कोई दूसरी क्वेश्चन बैंक रेफर कर दी। एंड मेन फायदा मेरे को ये होता था, मैं ना टेलीग्राम पे काफी डाउट सॉल्व करता था। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक रेफर कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा फ्रेंड है वो दूसरी बुक रेफर कर रहा है, कोई तीसरा पर्सन तीसरी बुक रेफर कर रहा है, तो मैं वो डाउट कोई टफ क्वेश्चन में आता है, तो उस बुक के टफ क्वेश्चंस भी मेरे से सॉल्व हो गए थे उनके डाउट्स के बाद में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुछ चीजें जो जतिन ने बोली है, मैं बच्चों को सभी को समराइज करूं। सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल पक्का करना है, आपने क्लास जहां मर्जी से ली हो, चाहे प्रैक्टिकल हो या थियरी हो, चेक की यस कोई सर। बात ऐसी तो नहीं है जो किसी टीचर ने छोड़ दिया है कुछ है। हमेशा स्टडी मटेरियल को पूरा करके जाएं, अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली करके जाएं। और दूसरा, क्योंकि थ्योरी नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि बोरिंग है,
प्रैक्टिकल में फिर भी इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि आपको साथ साथ लिखना पड़ता है, लेकिन थ्योरी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खो जाता है। तो जतिन ने वही बोला कि थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाए, चार्ट्स बनाए, डायग्राम बनाकर मार्जिन में पूरे पैराग्राफ का समराइज करके मीनिंग लिख लिया, तो वो सब चीजें हेल्प करेंगी। और एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस कैसे आएगा थ्योरी में, तो उसको भी लिख कर देखो। तो जतिन ने अपने एक्सपीरियंस ये वाली चीजें बताई जो मुझे भी काफी अच्छी लगी पर्सनली कि हाँ। एंड जहां तक जतिन ने ये वाली चीज बोली कि थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा जरूरी है, मुझे अपने एग्जाम से याद आता है मेरा हमेशा फोकस प्रेजेंटेशन पर रहता था। क्योंकि अगर हमें बोरिंग लग रही है तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो टीचर वहां पर चेक करेगा उसे भी तो बोरिंग लगेगा कि बच्चे ने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए, उसका मन नहीं करेगा चेक करने का। तो वी हैव टू डू समथिंग दैट वी कैन मेक आवर पेपर प्रेजेंटेबल, जिससे टीचर को पहला पॉइंट्स में आंसर लिखनी चाहिए। तो क्या जतिन मैं पूछना चाहूंगा कि ये बच्चों का सवाल नहीं है तो मेरा ही सवाल है कि जब आपने लॉ का, ऑडिट का, ईएएस एक्सेट्रा के पेपर जब किए थे सॉल्व, मतलब एग्जाम हॉल में एक्चुअल में, तो क्या वहां पे कुछ प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा था आपने? सर मतलब पहला पॉइंट्स में आंसर ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं बनाए। ईआईएसएस में तो क्या है ना, हेडिंग क्लियर की लूं तो हेडिंग सारी दिमाग में मतलब एकदम अच्छे से याद करी थी। इवन मतलब ईआईएस का एक चैप्टर 3 है, उसमें हेडिंग के अंदर सब हेडिंग एंड काफी ज्यादा है। मतलब ईआईएस का चैप्टर 3 का पूरी ईआईएस एकदम उसको भी इतने अच्छे से याद कर लिया था कि मैं जाके सबसे पहला क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 का अटेंड किया था। तो हेडिंग आप याद करिए ईआईएसएम के लिए पर्टिकुलरली एंड उसके अंदर लिख दो। और ये जो है ना, मतलब मेरे को भी काफी क्वेश्चन आए कि मतलब ना ईआईएसएम में क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे कम मार्क्स आते हैं, मेरे भी आए। तो इसका ना मैंने ये क्वेश्चन पूछा था एक और इंडिया रैंक 1 अक्षत गोयल भैया से कि भैया आप मतलब आप बताओ कि है ना क्या मतलब मेरे को ईआईएसएम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को ये सजेशन दिया था। ओके ओके ओके। तो बाकी सारे थ्योरी के लिए नॉर्मल रूल क्या है? ईएएस के लिए तो जितने बोल रहे हैं कि हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह सब याद होने चाहिए, और बाकी जो रह गए, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, कोई भी थ्योरी, मान लो कॉस्ट में भी कुछ थ्योरी आ गई, एफए में भी आ गई, तो वहां पर क्या है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ कि टीचर को भी चेक करने में आसानी हो। बड़े पैराग्राफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपका, बिलीव में, चेक करने में ज्यादा। सर एक ना मैं ऑडिट और ईआईएसएम के पेपर की स्पेशल ट्रिक देना चाहूंगा। एंड ये सर मेरी नहीं, ये भगवान की ट्रिक है। मेरे को ऑडिट के पेपर में बैठने के बाद ये ट्रिक दिमाग में आई थी, मैंने कभी नहीं सुनी थी। ओके, एंड दिस ट्रिक हेल्प मी अ लॉट। तो जैसे अगर मैं ऑडिट के पेपर पैटर्न की बात करूं तो वहां पे 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, 2 से 6 के क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 14 मार्क्स। 14 मार्क्स का ब्रेकडाउन है 3 + 4 + 3 + 4। तो होता क्या है ना, मेरे को 2 का ए नहीं आता, 3 का बी नहीं आता, 4 का सी नहीं आता एंड 5 का डी नहीं आता। अब क्वेश्चन छोड़ा कौन सा जाए। सो मैंने क्या किया था ना, मैंने ऐसा किया था कि है ना पेपर में बैठने के बाद मेरे को मतलब 145 से पहले ये चीज क्लिक हो गई थी। मैं क्वेश्चन देखा, जैसे क्वेश्चन 6 से मैं देखना स्टार्ट करता था। क्वेश्चन 1 तो कभी देखता ही नहीं था, तो क्वेश्चन 6 से देखना स्टार्ट किया। क्वेश्चन 6 का ए देखा एंड लेट्स से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं अगर इसमें लिखता हूँ मेरे को कितने मार्क्स मिल सकते हैं, मैं वहां पे लिख लेता कि 2 मार्क्स मिल सकता है, 1 मार्क्स मिल सकता है, एंड इस तरह से मैंने सब कुछ लिख लिया। फिर मैंने चारों की टोटल करी कि क्वेश्चन 2 में मेरा कितना स्कोर हो सकता है, 3 में कितना हो सकता है, 4 में कितना हो सकता है, 5 में कितना हो सकता है। तो उस तरह से मैंने टोटल कर ली थी एंड जो हाईएस्ट आया था उसे पहले कर दिया, जो लोवेस्ट था उसे छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी क्लेवर स्ट्रेटेजी, जो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से बोलता हूँ। बच्चे गलती क्या करते हैं, जो मेजोरिटी स्टूडेंट गलती करते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन के 4 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, बच्चा देखते ही कहता है ये क्वेश्चन तो मैं जरूर करूंगा, जबकि उसके 2 पार्ट नहीं आते, लेकिन 2 पार्ट को देखकर इतना ओवर एंथुसियाज्म आ गया कि हाँ इसे तो मैं करूंगा, इसे तो मैं करूंगा। और उसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद बच्चा देखता है कि बाकी क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर चाहे चारों पार्ट पूरी तरह से नहीं आते थे, लेकिन उन चारों को करके आप ज्यादा टोटल ले सकते थे, रादर देन इन दिस क्वेश्चन जहां पे आपको 2 पार्ट अच्छे से आते थे तो 2 बिल्कुल ही नहीं आते थे। तो जतिन ने बड़ी सही अप्रोच बताई, एग्जाम में जब हमें चूज करना हो कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो हमें जो भी सब पार्ट्स हैं, सभी सब पार्ट्स में अपने मार्क्स लगाओ कि कितने आप ले सकते हो एज पर द नॉलेज विच यू आर हैविंग, और टोटल करो। तो जिस क्वेश्चन का टोटल मार्क्स ज्यादा बन रहा हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर चाहे आपको ऐसा क्वेश्चन छोड़ना पड़े जिसका कोई एक सब पार्ट आपको 100% आता था, तो हमें एक सब पार्ट से लेना देना नहीं है, हमें तो ओवरऑल क्वेश्चन के मार्क्स से लेना देना है। यस सर, इवन ऑडिट में तो ऐसा भी होता है, जैसे मतलब ना मेरे क्वेश्चन पेपर में था कि ये ना सेक्शन 144 में बताओ ऑडिटर क्या क्या सर्विसेज नहीं दे सकता। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको अगर सब कुछ पता है 3 and 3 स्कोर होगा, 3 on 3। ओके, एंड दूसरी तरफ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का क्वेश्चन था, उसमें आपको सब कुछ भी पता है ना, तो आप 3 में से 2.5 ही लेके आ सकते हो। तो इसका लिखने का ये भी फायदा होता है, आपको पता चल जाता है कौन सी चीज स्कोरिंग है। मेरे को मान लो आते दोनों है, बट स्कोरिंग जो है वो ऑडिट वाला ज्यादा है, मतलब ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते। करेक्ट, नहीं नहीं, आई होप कि ये वाली ट्रिक तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल सही बच्चों के लिए रहेगी जिनको मुश्किल आती है कि यार कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है। वेरी वंडरफुल ट्रिक। अच्छा, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस था जिन सब्जेक्ट्स का जब आप सेल्फ स्टडी वगैरह करते थे कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको करनी है, या ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, मतलब मैं डे 1 से टारगेट था सीए इंटर में रैंक लेके आने का है।
तो मैंने ये भूल गया था कि बोथ ग्रुप्स होते हैं। मैं 8 सब्जेक्ट का एक ही ग्रुप मानता था एंड मैं उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड किया था। तो मतलब ऐसा था, मैं जिस टाइम जो सब्जेक्ट कर रहा हूँ मैं उस पर अपना 100% दूंगा और बाकी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं है। मतलब बाकी सब्जेक्ट में मेरे से अगर कोई डाउट भी पूछता मैं कह देता सब्जेक्ट नोट रिसेंटली रिवाइज्ड, एंड मैं ऐसा कहके मतलब हटा देता था। अगर मेरे को याद होता तो ऑफकोर्स बता देता था, बट एक ही टाइम में 2 या 3 सब्जेक्ट पे फोकस रहता था, बाकी सब्जेक्ट पे। बहुत बढ़िया। तो जतिन ने तो यार एक चीज बड़ी सही बोली है, तो मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगा कि मैं 4 पेपर के 2 ग्रुप मान ही नहीं रहा था। मैं तो ये सोच रहा था 8 पेपर का एक ही ग्रुप है, इससे बढ़िया बात क्या होगी। जतिन साथ में ये बताओ यार, जब हम कई स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ना, क्योंकि मैं तो खुद रैंक होल्डर में अपने लेक्चर में चिक चिक के बोलता रहता हूँ बच्चों को, बोलता हूँ बेटा दोनों ग्रुप दे रैंक आएगा, तो बच्चे पलट के मेरे को क्या बोलते हैं, सर हमने बाकियों से पूछा, लोग बोलते हैं कि 2 के चक्कर में एक में भी फेल होगा तो एक ही दे, तू 2 कभी मत देना। तो तुम्हें क्या लगता है यार, 2 के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इससे मेरे ख्याल से सर है ना, ये पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। ओके, मतलब जैसे आज में से अगर कोई पूछे कि मतलब मैं मई में एग्जाम है, मैं बोर्ड का एग्जाम फॉर्म भरूँ तो एक का भरूँ, मैं कहूँगा एक का भर, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैं अगर फेल होता तो मैं मई में ग्रुप 1 देता सिर्फ या ग्रुप 2 देता। इसके पीछे रीजन ये है कि टाइम नहीं है। तो आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है आपके कॉलेज हो, आपके अटेम्प्ट कितना पास है, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, और सबसे ज्यादा आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कितना है, खुद पे कॉन्फिडेंस कितना है। हमारे बाद में। सीए में अक्सर ये देखा जाता है, जो बच्चे धुरंधर भी होते हैं, 10वीं 12वीं में भी अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए, फाउंडेशन में भी ले आए, जब इंटर में आते हैं तो लोग डीमोटिवेट बड़ा करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं नहीं 2 नहीं हो पाएंगे, और वो बच्चे भी अपने लिए ऐसा सोच लेते हैं कि हम 2 कर ही नहीं पाएंगे। तो उन वाले बच्चों को तो मैं यही कहूंगा कि यार अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखो, आपने जीवन में इतने अच्छे मार्क्स लिए और अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, बिकॉज उसका रिवार्ड बड़ा अच्छा होता है। देखिए आज ऑल इंडिया रैंक 9 बन के जतिन सोमानी हमारे सामने बैठा है, तो उसके लिए प्री कंडीशन सबसे पहले यही है कि आपको सारे पेपर एक साथ ही देने पड़ेंगे। यस, अगर आपको लगता है ना आप में रैंक की कैपेबिलिटी है तो आपको कभी सिंगल ग्रुप के जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो दूसरा जो ग्रुप के जाने का रीजन होता है वो होता है सेट ऑफ। मैं कहूंगा सेट ऑफ की वजह से कभी बोथ ग्रुप मत दो, सेट ऑफ की वजह से, रैंक की वजह से दे सकते रैंक की वजह से दो। और मैं तो यार अपने जीवन में यही समझे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे 10 लोग टोकेंगे रोकेंगे, अगर खुद में कॉन्फिडेंस है तो कर डालो। यस सर, मतलब रैंक ऐसी चीज है जिसके अगर आप एक अटेम्प्ट भी डेफर करते हो तो वो वर्थफुल है। वर्थ है, आई विल से। वेरी नाइस। ओके, अच्छा, एक बहुत अच्छा लगा जितिन आपसे बात करके। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा बस आपसे, जितने भी हमारे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए, सीए एस्पिरेंट्स के लिए ओवरऑल कोई सजेशन जो आप देना चाहेंगे, आपको लगे कि कोई सक्सेस मंत्र है, किस चीज को करके फॉलो करके स्टूडेंट्स जो है अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं? सर फर्स्ट थिंग इज मतलब पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। ओके, आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी चल रही है तो हालांकि डर होना चाहिए, फेल हो सकता है, बट एक खुद पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि नहीं अगर ट्राई की तो नहीं हो सकता है। प्रिपरेशन में के टाइम मतलब मेरे को 1% भी नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा, एक्सेप्ट नवंबर 2020 जिसमें मेरा डाउट था। ओके, तो पहली चीज पॉजिटिव माइंडसेट। उसके ये मतलब उस चीज को अचीव करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। लाइक मतलब आप अगर थोड़ा रिलीजियस बिलीव करते हो, सो आप मतलब 5 मिनट भी अगर भगवान के साथ स्पेंड करते हो तो आपको उससे भी काफी पॉजिटिविटी मिलती है। नहीं तो आप चाहो तो मतलब मेडिटेशन, योगा ये सब कर सकते हो। चाहो तो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। राइट। उसके मतलब ना एक अप्रोच भी मेरे ख्याल से सर सही होनी चाहिए कि ऐसा नहीं मतलब कि गलत अप्रोच। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। काफी जन पीजीबीपी और कैपिटल गेन को टैक्स में छोड़ जाते हैं। ओके, और उनको ये चीज पता है कि मतलब ना पीजीबीपी की बिना टोटल इनकम का 14 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, और जो उसके अलावा पीजीपीपी का खुद का क्वेश्चन आ सकता है वो तो अलग। तो इस टाइप की अप्रोच मतलब गलत है। या फिर जैसे मतलब जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट में मतलब अगर आपको 2 चैप्टर छोड़ने हैं तो आप मतलब ऐसे छोड़ो जिनका आईसीआई ने सेक्शन वाइज वेटेज एक साथ दिया है। जैसे 12 और 13 का एक साथ दिया है, 4 और 6 का एक साथ दिया, बट काफी जन क्या कहते हैं 4 के साथ 13 को छोड़ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। सेक्शन वाइज वेटेज को आपको हमेशा देखना चाहिए। तो इस टाइप के अप्रोच के जो ट्रिक्स है, या जैसे मैंने आप मार्क्स लिख रहे हो, तो वो उस टाइप की ट्रिक्स जो है आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड उसके बाद में मतलब सिर्फ हार्डवर्क है एंड और कुछ नहीं है। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क सर। मतलब मैं रिजल्ट के दिन है ना, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद मैं सोया नहीं। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आज क्यों नहीं सोया, मैंने कहा जिस चीज के इतनी रातें काली कर दी वो क्यों नहीं कर सकती। मतलब उसके मिलने मैं मतलब उस नाइट सोया नहीं था। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इतनी बड़ी खुशी तो नींद ना आना स्वाभाविक है। यस सर, यस सर। वेरी नाइस। तो जतिन से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार फिर से जतिन सर एक मैं कंक्लूडिंग नोट देना चाहूंगा सर। सर मतलब क्योंकि ये वीडियो की मेरे को पता है रीच काफी ज्यादा होने वाली है,
सो इवन इसके बाद भी अगर किसी को मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछने हुए हैं तो मेरे को सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकता है, बट एज ऑफ नाउ मेरे पास काफी क्वेश्चंस पेंडिंग है ऑलरेडी, तो मेरे को रिप्लाई करने में डिले जरूर होगा, बट आई विल शो दी रिप्लाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इवन मैं ये कहूंगा कि अगर इस सेशन के बाद भी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जतिन से टाइम निकलवा पाऊं, और जतिन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जतिन जितने भी हमारे उस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे हमारे चैनल पर, और जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होंगे तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उन डाउट्स को सॉल्व जरूर करिएगा। यस सर, श्योर सर, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर फ्यूचर में हमें कभी जरूरत लगती है किसी और टॉपिक पर आपसे बात करने की, तो क्या आप अवेलेबल होंगे बच्चों के हित के लिए? यस 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 सर, कंप्लीटली अवेलेबल। वेरी नाइस। तो भाई मैं जतिन सोमानी और पूरी फैमिली को एक बार फिर से कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस स्पेशल अचीवमेंट पर। ऑल इंडिया रैंक 9 इन्होंने हासिल किया, एंड जतिन को थैंक्स भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस समय, तो उनका काफी बिजी शेड्यूल, उससे समय निकाला कि ये हमारे साथ आकर बन सके और इतना समय दे सके। ऑलमोस्ट काफी अच्छा सेशन हमारा रहा, अराउंड 40 to 45 मिनट्स का। तो सभी बच्चे पूरा सेशन, आई होप आप बच्चों ने एंजॉय किया होगा और काफी चीजें आप बच्चों को सीखने को मिली होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स लेफ्ट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड जतिन will surely try to help you out in each and everything you write in the comment box. Thank you guys. Thank you Jatin so much. Thank you. Bye bye. All the very best for your future, bachche. Thank you sir.